नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर आज बात नेपाली गोरखा सैनिकों को लेकर हम करेंगे। क्या नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती फिर से शुरू हो जाएगी? क्या नेपाल सरकार इसके लिए तैयार है? क्या नेपाल के युवा फिर से भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे? और नेपाली गोरखाओं का भारतीय सैनिक में ना आना भारत के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? इस मुद्दे पर डिटेल से आगे बातचीत करेंगे। लेकिन क्यों यह खबर चर्चा में है कि नेपाली गोरखा फिर से गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, इस पर आगे आपको हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन साथ ही में पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस वक्त खबर आई कि पीटीआई चीफ ने जनरल मुनीर से मुलाकात की है, उसके बाद ही खबर आ गई कि इमरान खान के लिए 14 साल की सजा का ऐलान हो चुका है और साथ ही में उनकी बीवी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। क्या पूरा मामला है? क्या इमरान खान का आगे होने वाला है? डिटेल से इस पर बात करेंगे। साथ ही बात ब्रह्मोस मिसाइल की भी होगी, क्योंकि फिलीपींस ने फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ यूनिट खरीदने की इच्छा जताई है। लेकिन फिलीपींस और चीन के बीच विवाद क्या है, गहराई से उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारतीय सेना में गोरखा फिर होंगे भर्ती। जनरल द्विवेदी ने नेपाल आर्मी चीफ से की बात। 4 साल से नहीं हुई है नेपाली गोरखा की भर्ती। अग्निवीर योजना से नाराज हैं नेपाली गोरखा। भारतीय सेना में गोरखा फिर होंगे भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना में गोरखा फिर होंगे भर्ती। जनरल द्विवेदी ने नेपाल आर्मी चीफ से की बात। 4 साल से नहीं हुई है नेपाली गोरखा की भर्ती। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारतीय सेना में गोरखा फिर होंगे भर्ती। जनरल द्विवेदी ने, उपेंद्र द्विवेदी सर ने नेपाल आर्मी चीफ से बात की है। 4 साल से नहीं हुई है नेपाली गोरखा की भर्ती। अग्निवीर योजना से नाराज है नेपाली गोरखा। चलिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के हवाले से यूरो एशियन टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। उसमें जो जानकारी दी गई है उसमें लिखा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से, ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर कह रहे हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से नेपाल के सेना प्रमुख से भारतीय सेना में जातीय गोरखा समुदाय की भर्ती फिर शुरू करने का आग्रह किया। मुझे उम्मीद है यह जल्दी ही शुरू किया जाएगा। हमने नेपाल सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है, अब उनके जवाब का इंतजार है। चलिए नेक्स्ट ग्राफिक्स। नेपाली गोरखा फिर होंगे भर्ती। 4 साल से नहीं हो पाई भर्ती। अग्निवीर नहीं बनना चाहते नेपाली। नेपाल सरकार ने लिया फैसला। 1947 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें भारत, नेपाल और ब्रिटेन शामिल थे। नेक्स्ट ग्राफिक्स। भारत, नेपाल, ब्रिटेन में समझौता। भारत में लगभग 40 से 42 हजार गोरखा सैनिक हैं। भारतीय गोरखाओं की भर्ती जो है वो लगातार जारी है। भारतीय गोरखा लगातार जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। नेपाली सैनिकों पर चीन की नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल गए थे। पिछले साल हमने उनकी यात्रा देखी थी। गोरखा भर्ती को लेकर उस वक्त बातचीत हुई थी। फैसला लेगी अब नेपाल की सरकार। सारा दारोमदार फैसला जो है उनके ऊपर है कि नेपाल की सरकार क्या फैसला लेती है। तो गोरखा की भर्ती को लेकर बातचीत बनी हुई है। अहम सवाल इस वक्त कि क्या वाकई में नेपाली गोरखा की भर्ती फिर शुरू हो सकती है। उपेंद्र द्विवेदी सर ने तो कह दिया कि हमने बातचीत की है व्यक्तिगत रूप से नेपाल के आर्मी चीफ से। लेकिन समझाने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। जय। थैंक यू सर। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया क्रोड़ी सिंह जी। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। ये यूरो एशियन टाइम ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के हवाले से खबर पब्लिश की गई है कि सर की बात हुई है नेपाल के आर्मी चीफ से, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नेपाली गोरखाओं की भर्ती शुरू होगी। क्या कुछ आगे आप देख रहे हैं? नेपाली गोरखा लगभग 42,000 गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं, जिसमें से 60% के आसपास नेपाली गोरखा थे। अब संख्या लगातार कम हो रही है सर। ये अब मैं अच्छा होता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि गोरखा हमारे जो पुराने जनरल थे मानेक शाह, वो ये कहा करते थे कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। कहने का मतलब ये है कि गोरखा को हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता था, बड़े बहादुर सिपाही हैं ये। पिछले 4 साल से, पहले तो कोविड की वजह से 2 साल निकल गए, और बाद के 2 साल अग्निवीर योजना को ना समझने से निकल गए। अगर ये बता दिया होता, और मुझे यकीन है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब नेपाल गए होंगे तो पिछले साल, तो उन्होंने जरूर वहां के आर्मी चीफ को बताया होगा कि देखिए, 4 साल के अग्निवीर अगर आप बनाते हैं तो आप अपने देश की धरोहर में इजाफा कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने पूर्व सैनिक को बस जलाते हुए, रेल रोकते हुए, संपत्ति का नुकसान करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में काम करने वाला पूर्व सैनिक, जिसको सैनिकों की ट्रेनिंग मिली है, उसकी नफरी में 3 गुना ज्यादा इजाफा हो गया। एक तो वहां रुक गया, 3 बाहर आ गए। तो पहले तो ये देश की धरोहर बन गए, और दूसरी बात कि जिन उनके फौज से आने के बाद उनको नई जगह देने के लिए, उनको नई पेंशन देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। न केवल इतना, जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, जिनको ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड टू द डिवोशन ऑफ ड्यूटी एंड ऑनेस्ट सोल्जर चाहिए, ऑनेस्ट आदमी चाहिए, वो दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं कि हमें ऐसा फोर्स मिले, यंग फोर्स मिले। यानी उसकी उन्नति के रास्ते इतने बढ़ सकते हैं जो एक 15 या 17 साल तक सर्विस करने वाले सिपाही के लिए नहीं खुलते हैं। और उसके बाद जो पढ़ाई भी कर सकता है। 18 19 साल की उम्र में जब बच्चे के पास कुछ नहीं होता, ऐसे में उसको पैसे मिल जाना, फिर 4 साल की ट्रेनिंग मिल जाना, नौकरी कर लेना, तमगा लग जाना, आने के बाद पैसे मिल जाना। मेरा तो ये कहना है कि IAS IPS नेपाल हो या भाई हिंदुस्तान हो, उनकी जो सिविल सर्विसेज है, वहां भी अग्निवीर योजना लागू की जाए, जिसकी वजह से शायद नेपाल को ये बात समझ में नहीं आई, जनरल साहब ने समझा दी होगी। 42,000 यानी कि करीब 6 रेजिमेंट हमारे यहाँ, वही जो ब्रिटेन, नेपाल और इंडिया के बीच में हुआ था, अब उस 42,000 में से कम रह गए हैं, क्योंकि काफी रिटायर हो गए। तो अब उसमें करीब 20,000 तो रिक्ति हो गई है। तो हमने क्या काम शुरू किया कि जो गोरखा हिंदुस्तान में रहते हैं, उन गोरखाओं को हमने इसमें रिक्रूट करना शुरू किया। पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई। अब वो प्रॉब्लम ये हो गई कि चीन की निगाह इनके ऊपर पड़ गई, और चीन ने गोरखा सोल्जर्स को, गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो हमें उसे काउंटर करना जरूरी था। तो अब ये रणनीतिक दृष्टि से भी और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी जरूरी हो गया था। जनरल उपेंद्र ने जो ये कदम उठाया है, हम इसकी सराहना करते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि नेपाल सरकार भी इसकी संस्तुति करेगी, क्योंकि नेपाल हमारा नैसर्गिक भाई है। नेपाल को हम दूसरा देश नहीं कह सकते, वो हमारा एक नैसर्गिक नेचुरल भाई है। जी जी जी। क्रोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, क्योंकि कर्नल टीपी त्यागी सर ने बड़ी अहम बातें कही हैं। मुझे लगता है कि एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, उसका जवाब साथ साथ में ले लूं, मेरे लिए भी, मेरे व्यूअर्स के, दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है। कर्नल टीपी त्यागी सर, सबसे बड़ा सवाल, और
अग्निवीर को लेकर युवाओं की नाराजगी इस बात को लेकर है कि 4 साल बाद क्या होगा। तो जो भारतीय अग्निवीर हैं उनके लिए तो सीएपीएफ ने अपने दरवाजे खोल दिए, कॉर्पोरेट ने, डीआरडीओ ने, सभी संस्थाओं ने अपने दरवाजे खोले। क्या इनके अंदर हम नेपाली अग्निवीरों की भी इनरोलमेंट देख सकते हैं? क्या इन सीएपीएफ को भी सामने आना चाहिए कि हमारे लिए इंडियंस और नेपाली में कोई भेदभाव नहीं है, आप 4 साल बाद आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं सर? 100% सर। इंडियन आर्मी में आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई गोरखा सिपाही शहीद होता है तो क्या उसको शहादत के लिए जो एक दूसरे सिपाही को मिलता है क्या वो नहीं मिलेगा? टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग इन द इंडियन आर्मी आर द सेम। और ऐसे ही जो ये अग्निवीर की योजना है इसमें भी किसी भी योजना में अग्निवीर की क्या योजना हो, समय के साथ में कोर्स करेक्शन होता है। जो लोग सड़कों पर आ गए उनसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि अभी तो पहला बैच भी पास आउट होकर नहीं आया है, 2022 में ये शुरू हुई, 25 चल रहा है, 4 साल लगेंगे, 26 में पहला बैच आएगा। तो अभी गुड़ बना नहीं है और गुड़ का टेस्ट कैसा होगा इसके ऊपर लड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। जब वो आएंगे और जब उनकी कदर बढ़ेगी, मैं आपको बताऊं कि 1962 के युद्ध में इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स को भर्ती किया गया था। जब उन्हें 7 साल या 10 साल के बाद निकाला गया वो रोने लगे, दुखी हुए। लेकिन जब वो बाहर आए तो उनमें से ज्यादातर ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि उनके लिए 2 पेपर माफ कर दिए गए। आराम से वो पास हो गए और वो जो ऑलरेडी जो ऑफिसर फौज में थे उससे कहीं ज्यादा बेटर पोजीशन में हो गए। तो किसी स्कीम को पहले दिन जब आप शुरू करते हैं, वैसे व्हेनेवर ए फॉरेन मटेरियल कम्स इनसाइड योर बॉडी, तकलीफ तो होती है, मगर ये समझ लेना चाहिए कि अगर इंजेक्शन आपकी भलाई के लिए लग रहा है तो उसके स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आलोचना नहीं, लेकिन जो पॉइंट था मेरा कि उन अग्निवीरों को जिस प्रकार से जो इंडियन अग्निवीर हैं उन्हें सीएपीएफ में लिया जाएगा, वैसे ही हम नेपाल के अग्निवीरों को भी सीएपीएफ में लेंगे, तो ये एक भरोसा उनके अंदर भी होगा। जी हाँ, सीआरपीएफ में लिया जाएगा, उनको बीएसएफ में लिया जाएगा। हमारे यहाँ 7-8 तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हर पैरामिलिट्री फोर्स में लिया जाएगा और जो कॉरपोरेट घराने हैं उनमें भी लिया जाएगा। और अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उनके पढ़ने के लिए यहाँ पे सहूलियतें दी जाएंगी। गोरखाद हमारे लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि नेपाल हमारा नैसर्गिक भाई है। अब वो अगर ना यहाँ रहना चाहे, वापस जाना चाहे, उनकी मर्जी, बट हमारी जो फैसिलिटीज है दे आर ओपन टू every soldier irrespective of caste, creed, religion or nation। नेपाल के गोरखास के लिए वही चीजें हैं। बिल्कुल स्वागत है सर। और क्योंकि हमने भी उनके साथ लंबा वक्त बिताया तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये नेपाली गोरखा है, हमें यही लगा कि हम भाई भाई हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा करोड़ी सिंह जी। करोड़ी सिंह जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि वाकई में जिस प्रकार से केपी ओली शर्मा जो नेपाल की सत्ता में इस वक्त विराजमान हैं और चीन के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हाँ करनी है, उसके बाद ही आर्मी चीफ या नेपाल के युवा आगे आ सकता है। क्या उसके लिए केपी ओली तैयार होंगे? और दूसरा पॉइंट मेरा कि हमने हाल ही में देखा कि कई नेपाली गोरखा इंडियंस के साथ मिलकर रूस के अंदर लड़ रहे हैं, तो क्या वहां जाने से हिंदुस्तान आना ज्यादा अच्छा नहीं है सब? देखिए राजेश जी, मैं त्यागी जी ने जिस पॉइंट पे छोड़ा कि भारत और नेपाल नैसर्गिक भाई है, अगर उसको देखें तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट था ब्रिटेन, नेपाल और भारत के बीच में, जिसमें गोरखाओं को इंडियन मिलिट्री में लिया जाएगा और उसी पोजीशन में रखा जाएगा जैसे इंडियन आर्मी के पर्सोनल हैं। और दूसरा एक अन्य बात है, जो स्पेशल रिलेशनशिप नेपाल और भारत के बीच में है, 1950 की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके तहत नेपाली भारत में खुले बॉर्डर है, आ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और जो भारतीयों को सुविधा मिलेगी वो नेपालियों को भी मिलेगी। तो जो गोरखा इंडियन आर्मी में रहे उनको जो भारतीयों को फैसिलिटी मिल रही है वो सब मिल रही है। अगर कोई गोरखा भारत की आर्मी में रह के नेपाल में जाता है तो उसको भारत से पेंशन मिलती है, दूसरी सुविधाएं मिलती हैं और वो नेपाली सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन
एक अग्निवीर के साथ दो चीजें हुई, एक कोविड आया, अग्निवीर आया, और उस स्थिति में ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि नेपाल गवर्नमेंट ने ऐसा एक माहौल बनाया कि अग्निवीर 4 साल के लिए है, तो हमारे गोरखा उसमें न जाएं। और वैसी स्थिति में जब यूक्रेन का वार आया तो उधर भी चले गए, जो आपने भी बताया कि इस तरह की रिपोर्ट है। तो उसमें नेपाल ने भी नाराजगी जताई रशिया से कि भाई नेपाली वहां क्यों ले रहे हैं, आप दूसरे प्रिटेक्स्ट में उनको लेके गए और फिर आर्मी में एब्जॉर्ब कर लिया, इस तरह की खबरें थी। तो जो गोरखा है उनका डिवोशन है, फाइटिंग स्पिरिट है, वो निर्विवाद है। पूरा ब्रिटेन मानता था ब्रिटिश रूल के टाइम में भी और उसके बाद भी। तो उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, लॉयल्टी है और भक्ति है, जिस डिवोशन के साथ वो काम करते हैं। और इसीलिए जैसा त्यागी जी ने कहा कि चीन की नजर भी है, चीन से रिश्ते भी सुधर रहे हैं, तो चीन भी निश्चित रूप से चाहेगा कि गोरखा अगर उनको मिल जाए तो उनके लिए भी बड़ी मदद होगी। तो ऐसी स्थिति में आज जो स्थिति बनी है वो ये है कि जैसे हमने एक चीज एंटीसिपेट की अग्निवीर योजना के तहत कि 4 साल होगा, हम ये देंगे, ये फैसिलिटी मिलेंगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज प्लान करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन उसके अनएंटिसिपेटेड रिजल्ट भी आ जाते हैं। हम मान के चलते हैं या प्लान करते हैं, वैसी स्थिति हमेशा नहीं होती है। तो नेपाल का ये ऑब्जेक्शन था कि 4 साल के लिए हमारे गोरखा क्यों जाए, उनको और कोई सुविधा बाद में नहीं मिलेगी। तो उनको इंडियन आर्मी में जैसे पहले रिक्रूट किया जाता है तो उसी तरीके से रिक्रूट करें। मीनवाइल जो ओली की सरकार आ गई, जो प्रो बीजिंग है, प्रो चाइना है, तो दो चीजें एक साथ हो गई। अग्निवीर आया, अग्निवीर में नेपाल का ग्रीवेंस ये था कि रेगुलर आर्मी में जैसे पहले लेते थे वैसे लिया जाए, और उधर चीन का, तो ये दोनों फैक्टर अकुमुलेट हो गए। तब भारत के आर्मी चीफ को ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा नेपालीज आर्मी चीफ से कि उनको भी अलाउ किया जाए, हम रिक्रूट करेंगे। लेकिन समस्या ये होगी, देखिए हम उनको 4 साल में इतना सोशलाइज नहीं करेंगे कि पूरे वो हमेशा के लिए लॉयल रहेंगे। जब हार्ड लाइफ जिएंगे समाज की 4 साल के बाद आके, और उनकी जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आएंगी वो हम सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो खतरे भी बहुत हैं। केवल 4 साल के लिए हम आर्म्स ट्रेनिंग देके छोड़ देते हैं, और वो अगर डिस्ट्रक्टिव डायमेंशन एक्वायर कर लेते हैं तो बड़ी खतरनाक स्थिति बन सकती है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है। वो अगर रिवोल्ट पे या स्टेट के अगेंस्ट में जाने की ठान ले तो क्या होगा, क्योंकि हमने 4 साल तो सब कुछ दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, 2-4 साल और भी निकाल लेंगे, और बाद में अगर उनको कुछ नहीं मिला, जैसी हमारी स्थिति है हम सबको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। तो वो और फोर्स को, यूथ को ऑर्गेनाइज करके किस दिशा में ले जा सकते हैं, ये तो भारत के आंतरिक मामला हुआ। लेकिन नेपाल और भारत का जहां तक सवाल है, भारत प्रयास करेगा कि नेपालीज गवर्नमेंट को और नेपालीज आर्मी को कन्विंस किया जाए कि वो गोरखाओं को भारत में अलाउ करें, क्योंकि भारत और नेपाल का, जैसा कि त्यागी जी ने कहा, नैसर्गिक भाई है। तो उनका जो स्पेशल रिलेशनशिप है पॉलिटिकली भी और टीटी के द्वारा भी, तो नेपाल को भारत से पृथक कुछ सेंस में नहीं हुआ। देखिए नेपाल की अपनी सोवरेनिटी है, अलग देश है, लेकिन भारत के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं। तो हम नेपाल को टीपी त्यागी सर भी कुछ कहना चाहते हैं जी। करोड़ी सिंह जी, मुझे ना एक ब्रेक के लिए जाना, उसके बाद टीपी त्यागी सर भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं एक मिनट में मुझे करोड़ी सिंह जी के पास लेके चलिए, 1 मिनट में। अब करोड़ी सिंह जी मुझे ये समझाइए कि कई आर्मी के जवान जो हैं वो 17 साल करके रिटायर हो जाते हैं, कई सीएपीएफ के जवान 17-18 साल करके रिटायर हो जाते हैं, जिनको तो न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से ही पैसा मिलता है। हमने तो उनके सामने नहीं देखा कि उन्होंने 8-10 साल बाद, 5 साल बाद कुछ ऐसे कदम उठाए हों जो देश के लिए चिंता का सबब हो। तो हम अग्निवीर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज, या ऐसी हमें सिचुएशन मान के चलना चाहिए। ऐसा अप्रीहेंशन हो सकता है, ऐसा होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और वो क्या है कि 17-18 साल, 20 साल लंबा पीरियड होता है, और उसके बाद कुछ हैंडसम अमाउंट मिलता है। 4 साल में हम उतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा।
लेकिन हो सकता है पक्ष भी, नेगेटिव पक्ष भी देख के चलना चाहिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पहलू भी देखना। चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले जाना है, माफी चाहूंगा आपसे, फिर मैं इसी मुद्दे पे चर्चा, आप दोनों बात, आपका स्वागत है, बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है। क्या नेपाल के जो गोरखा हैं वो अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं? इसी मुद्दे पर हम डिटेल से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने नेपाल के आर्मी चीफ को व्यक्तिगत रूप से यह कहा है कि भारत नेपालियों का स्वागत कर रहा है सेना में, और ये भर्ती जो है द्वारा शुरू होनी चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी सर, आप कुछ कहना चाहते थे, जरूर अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे 2 पॉइंट हैं, उस पे भी आप अपना प्रकाश जरूर डालिएगा। पहला पॉइंट है कि आज हम देख रहे हैं दुनिया भर में प्राइवेट आर्मी का चलन बढ़ रहा है, खासकर वैगनर, और वैगनर के अंदर भी कई नेपाली और भारतीय इस वक्त लड़ रहे हैं। क्या एक अग्निवीर जो है आने के बाद, जिस प्रकार से करोड़ी सिंह जी ने कहा कि सबको हम जगह नहीं दे पाएंगे, और नहीं दी तो क्या इनके पास एक वेल ट्रेंड सोल्जर मिलेंगे, चाहे वैगनर हो, चाहे चीन की म्यांमार के अंदर अराकान आर्मी के अंदर जो प्राइवेट यूनिट इस वक्त काम कर रही हैं, इस पॉइंट को देखिएगा। और दूसरा, नेपाल के लिहाज से, क्योंकि नेपाल ने माओवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है सर, और कई कुर्बानियों के बाद माओवाद जो आंदोलन था उसको खत्म किया है, और अगर ये नेपाली अग्निवीर, अगर इनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो ये नेपाल की सत्ता के खिलाफ ही क्या खड़े नहीं होंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हम कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एक वर्स्ट सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ये अग्निवीर जिनको जॉब नहीं मिलता, जबकि जॉब की गारंटी बाकायदा दे दी गई है, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में दे दी गई है। ये भी कह दिया गया है कि जो आपको सेकंड जॉब मिलेगा उसमें आपको पेंशन भी मिलेगी, और ये भी कह दिया गया है बहुत सारे कॉरपोरेट घरानों में कि हम अपने यहाँ न केवल लोअर क्लास में बल्कि बेटर क्लासेस के अंदर भी उनको जॉब देंगे। ये भी क्लियर कर दिया गया है गवर्नमेंट के अंदर कि हम उन्हें क्लास सी, क्लास डी के अंदर भी जॉब देंगे। खैर, ये सब होने के बाद भी अगर इमेजनरी ये मान लिया जाए कि साहब उनमें से कुछ जो है वो उग्रवादी हो जाते हैं, तो फिर आप ये देखिए कि हम पाकिस्तान से आने वाले उनकी पूरी सेना का जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को भी हम कंट्रोल करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। हिंदुस्तान की आबादी 144 करोड़, अब उस 144 करोड़ में से ये 46,000 गोरखा, और ये 46,000 गोरखा आज नहीं होंगे, अगर इनकी भर्ती होगी तो अगले 5-10 साल में जाके ये 46 नए अग्निवीर आएंगे। तो वो उसके 1% के 1% के 1% के 1% से भी कम, यानी कि अगर कोई बैड सिचुएशन पैदा होती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ये किया कि जो नेपाल से आ रहा है उसको तो पूरा टेन्योर दिया जाए और उनको अग्निवीर की बजाय एक परमानेंट सोल्जर की तरह रखा जाए, तो ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा होने से जो हमारे ओल्ड सोल्जर्स हैं वो इस बात को समझे बगैर उनके अंदर एक अगेंस्ट और उल्टा चीज पैदा हो जाएगी कि हमारे साथ में दुभात हो रहा है या हमको अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो हमारा कहना यह है कि अगर गोरखास को लिया जाए तो अग्निवीर स्कीम में ही लिया जाए, और उनकी रिहेबिलिटेशन की बात को दोबारा सरकार करे, जो उनकी प्लान में तो है, बट इट शुड बी क्लैरिफाइड टू द नेपाल गवर्नमेंट। और मान लीजिए कि अगर उनमें से कुछ, मान लीजिए कुछ, एक बड़ी संख्या में देश के लिए काम करने के लिए, जैसे रशिया ने प्राइवेट आर्मी बना रखी है, चेचन है या उसके और दूसरे हैं, तो चेचन लड़ाकों की तरह ऐसी एक जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ऐसे ही एक फोर्स इनकी भी किसी ऐसे काम में लगाई जा सकती है विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, आइदर फॉर इंडिया और फॉर गोरखा, यानी कि उनकी नेगेटिव ताकत को भी चैनलाइज किया जा सकता है, बिकॉज देयर संख्या इज वेरी लेस। ओके सर, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास करोड़ी सिंह जी। एक और बड़ी खबर है सर, उसके बाद मैं आता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा कुछ हो रहा है, उस खबर को भी समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिएगा जो पाकिस्तान से सामने आ रही है। इमरान खान की मुसीबतें नहीं हो रही कम, इमरान को भ्रष्टाचार केस में 14 साल जेल। पाक को
50 अरब का नुकसान पहुंचाया, ये आरोप ये कोर्ट ने फैसला सुनाया। पाक आर्मी चीफ से मिले पीटीआई के चीफ। इमरान खान की मुसीबतें नहीं हो रही कम। इमरान को भ्रष्टाचार केस में अब नई 14 साल की जेल सुनाई गई है। पाकिस्तान को 50 अरब का नुकसान पहुंचाने का आरोप तय हो चुका है। पाक आर्मी चीफ से मिले पीटीआई चीफ गौहर खान। इमरान खान को फिर जेल, तोशखाना मामले में जेल की सजा। इमरान खान को 14 साल की जेल, बीबी बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित। पाकिस्तान को 50 अरब का नुकसान पहुंचाने का आरोप साबित। सेना के आगे सरेंडर नहीं करूंगा, इमरान खान बोले। नेक्स्ट ग्राफिक्स। पीटीआई चीफ की जनरल मुनीर से मुलाकात हुई है। इमरान की रिहाई को लेकर बातचीत। 18 महीनों से अडियाला जेल में बंद हैं इमरान खान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान की चर्चा बहुत होने लगी है। इसको समझना होगा, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान का तख्ता पलट हुआ, उस वक्त भी आरोप डीप स्टेट पर ही लगे थे। चलिए हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में अभी आना बाकी है, लेकिन पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान की खबरें काफी तेजी से पाकिस्तान से आने लगी हैं। और एक नया फैसला, 14 साल की जेल, बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल। और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के रिश्ते काफी करीबी हैं। और यह भी माना जाता है कि जो तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे भी अमेरिका का डीप स्टेट मौजूद था। और ये खुलकर इमरान खान ने कई बार कहा था। क्या इमरान खान की आने वाली जो जिंदगी है वो जेल में निकलने वाली है, या डोनाल्ड ट्रंप एक लाइफलाइन उनके लिए लेकर आ रहे हैं? सर जी राजेश जी, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और अमेरिका में ट्रंप का आना, दूसरा पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और आंतरिक स्थिति। हम पाकिस्तान को देखें तो बड़ी जटिल है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान में अस्थायित्व हो रहा है। चीन एक तरफ दबाव बना रहा है, और चीन के दबाव को कम करने के लिए, पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी $20 बिलियन का पैकेज भी अनाउंस कर दिया है 10 साल के लिए। वो इसीलिए किया कि चाइना का प्रभाव कम हो। चाइना अननेसेसरी दबाव बना रहा था। दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमरान खान की पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है, सरकार के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। तीसरा राउंड चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगा कि कोई समझौता हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी, और कहीं दोनों मिलकर मिलिट्री को आइसोलेट न कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही लंबे समय तक सेना का शासन रहा है और वहां की सेना बहुत ही राजनीतिकृत है, इतना न्यूट्रल नहीं है पाकिस्तान की सेना। अगर हम पिछले चुनाव में देखें, जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के राष्ट्रपति को देना चाहिए था पाकिस्तान में चुनाव के बाद स्थायित्व को लेके, वो वहां के सेना प्रमुख ने दिया। इस तरह का स्टेटमेंट सेना प्रमुख से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जो इमरान खान को अभी लगभग 1 डजन केस उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं। 3 में ऑलरेडी सजा हो चुकी है, ये चौथे में सजा है। तो इसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट कितना है? लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है इमरान की, वो दोनों तरफ नेगोशिएशन करना चाहती है। वो मिलिट्री से भी नेगोशिएशन करना चाहती है और गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट से नेगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही है और उधर सेना प्रमुख से भी पार्टी के नेता मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में इमरान खान को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस लाया जाए, और वो जब चुनाव हो तो इमरान खान की पार्टी जीत जाए। ये तो घरेलू स्थिति हुई, और घरेलू स्थिति में फिर अलग अलग जो क्षेत्रीयवाद से और अलग अलग आतंकवाद घटनाएं हैं, जैसे पख्तूनिस्तान में है, उधर सिंध की साइड में है, और दूसरा वो टीटीपी है। वो ये आंतरिक स्थिति, राजनीतिक स्थायित्व उस तरह का नहीं है। तो सरकार चाहती है कि स्थायित्व गेन किया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इमरान खान ने जो अमेरिका पे आरोप लगाया था कि डीप स्टेट उनको डिस्टेबलाइज कर रहा है, अमेरिका डिस्टेबलाइज कर रहा है, और ट्रंप के अभी जो चूजन लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं कि वो खुद अमेरिका के डीप स्टेट के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते रहे हैं।
तो ट्रंप निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थायित्व हो और चुनाव हो, फ्रेश गवर्नमेंट बने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, उसके लिए वो एस्पायर करेंगे। ये डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एस्पिरेशन, ऐसी एक्सपेक्टेशन उनकी हो सकती है कि इमरान खान को कुछ रिलीफ मिले और चुनाव हो, और चुनाव होने में इमरान खान की पार्टी भी जीत सकती है। लेकिन देखिए, हमारे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, यहाँ जुडिशरी की न्यूट्रलिटी भी बड़ी डाउटफुल है। तो अभी जो इमरान खान के अगेंस्ट में जजमेंट आया है वो लोअर करप्शन से रिलेटेड कोर्ट का है। अब आगे वो अपील भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट से भी पार्डन की अपील कर सकते हैं। तो अभी लगता नहीं कि आगे अपील नहीं करेंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो इमरान खान की पार्टी है उनके बहुत से स्पोक्स पर्सन ने कह दिया कि हम आगे अपील करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां रिलीफ मिलेगा। तो अभी कोर्ट की न्यूट्रलिटी कुछ देशों में बड़ी खतरनाक स्थिति में है, उससे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अफेक्ट होगी। तो अब मुझे लगता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उसमें हो सकता है कि इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल जाए। जी राजेश जी, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज तो जनरल मुनीर ही हैं, तो जो वो चाहेंगे फैसला तो वही आएगा सर। लेकिन मैं कर्नल टीपी त्यागी सर के पास चलूंगा। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जिस प्रकार से मुनीर को एक्सटेंशन मिल चुका है, और लेकिन हमने एक चीज और देख रहे हैं कि जब से इमरान खान जेल में बंद है तब से हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दोनों जगह पाक आर्मी की पकड़ कमजोर हुई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, वो काफी हावी पड़े यहाँ पर। तो क्या ये भी एक जगह है जहां से इमरान खान के समर्थक या कहें तहरीके तालिबान, क्योंकि इमरान को तो कहा भी जाता है कि तालिबानी इमरान, तो वहां से भी एक क्या प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सर की बात को आगे बढ़ता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जुडिशरी की कैपेबिलिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक आशा की किरण थी कि इमरान खान को अगर इस वक्त 14 साल की और 7 साल की सजा ना होती तो 2 दिन बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की केमिस्ट्री आपस में काफी अच्छी है, तो ये लगता था कि शायद कुछ इमरान खान के फेवर में हो जाए। लेकिन ऐसे टाइम पे ये फैसला दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, बातचीत जारी है। सर ने भी बताया, अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो जनरल मुनीर हैं उनकी और जो इमरान खान की पार्टी के चीफ हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, जो एक एडवोकेट है, उनकी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की और पॉलिटिकल पार्टीज की इनकी एक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में बाहर निकल के उन्होंने तो ये बयान दिया, यानी कि इमरान खान की पार्टी वालों ने, कि हमारी बात हुई, इट वाज वेरी मीनिंगफुल, वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बातचीत हुई। लेकिन मिलिट्री की तरफ से जो बयान आया वो ये आया कि हमने केवल खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के बारे में बात की, और जब इमरान खान की पार्टी के लोगों ने पॉलिटिकल बात करनी शुरू की तो हमने उन्हें मना कर दिया और हमने कहा कि ये बात आप पॉलिटिकल पार्टी से करो। यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक मैसेज दिया गया हो इमरान को कि नाउ इज द लास्ट चांस फॉर यू टू लीव द कंट्री, जैसा पाकिस्तान के पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होता रहा है इतिहास में। आप अगर कंट्री छोड़ दें तो ये हो सकता है। मान लीजिए कि अगर इमरान ऐसा नहीं करते, और उन्होंने ये कहा कि 12 तारीख को नहीं, 8 फरवरी को पूरा को ब्लैक डे मनाया जाए, तो जब पाकिस्तान आज के मुकाबले थोड़ा ताकतवर था, उस समय भी उनकी पार्टी के लोगों ने उतना वायलेंट एक्शन लिया कि वो एक कोर कमांडर के घर को तहस नहस कर दिया। रावलपिंडी में मिलिट्री के हेडक्वार्टर में उन्होंने जाके वायलेंट एक्शन किए। आज तो पाकिस्तान इतिहास में इतना कमजोर रहा ही नहीं जितना आज की तारीख में है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कई जिलों पे कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनको मारा है, कम से कम 600 लोग मारे गए एक ही साल के अंदर। और इकोनॉमी की हालत
और तो क्या कहे, बेशक उसको यूएई ने और आईएमएफ पैसे देने हो, लेकिन आज की हालत ये है कि जब टीटीपी ने उनके सोल्जर्स को मार दिया तो उन्हें लाने के लिए पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी, उन्हें गधे पे लाद के लाया गया। ये उसकी इकोनॉमी की हालत है। यानी कि जब इतनी हालत है और उधर पीओके पूरी तरह से हिंदुस्तान में मिलने को तैयार है, प्रतिदिन वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। नीलम और झेलम के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए गए, उनसे जो बिजली पैदा होती है, और लेबर वहां की, जमीन वहां की, लेकिन बिजली इतनी कीमती कि वो जाए जिंदगियां में या अमीर आदमियों के पास तो उनका विद्रोह दबने वाला नहीं है। ऐसे ही चाइना द्वारा सीपीईसी में बलूचिस्तान के अंदर कोल की, गोल्ड की, सभी जो खदाने हैं उन खदानों को स्खलन करने का काम चल रहा है। तो ऐसे में जो वहां की स्थिति है वो ये है कि अब अगर इमरान खान की बात के ऊपर 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने के नाम में ज्यादा वायलेंस होने के चांसेस है एज कंपेयर टू द अर्लियर सिचुएशन। और अगर ज्यादा वायलेंस होती है तो फिर क्या रह गया, फिर पाकिस्तान में या तो फ्रेगमेंटेशन या सिविल वार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन तभी थोड़ी सॉल्व हो सकती है अगर इमरान खान को वहां से बाहर भेज दिया जाए जैसा वो पहले होता रहा है, तब शायद पाकिस्तान थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी में आए। ठीक है सर, बस क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम बचा है, करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। करोड़ी सिंह जी, ये जो इमरान खान इस वक्त जेल में है, क्या वाकई में जो जिस प्रकार से वो रूस गए थे, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले, क्या वो एक बड़ा कारण है, या चीन से नजदीकियां बढ़ा रहे थे? क्योंकि यही इमरान खान थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो आने वाला फ्यूचर है वो बीजिंग के हाथों में है। तो वो नजदीकियां कारण है, या जनरल मुनीर के साथ जो इनकी पुरानी एक दुश्मनी चल रही थी आईएसआई चीफ से तब से, तो वो एक बड़ा कारण है? देखिए, किसी भी एक कारण को रेस्पॉन्सिबल किसी सिचुएशन के लिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं, उनका क्युमुलेटिव इफेक्ट होता है। और पॉलिटिकल लीडरशिप जब पावर से बाहर रह के स्टेटमेंट देती है और पावर के में आने के बाद में जो पॉलिसीज परस्यू करती है, उनमें हमेशा गैप होता है। क्योंकि जब पावर से बाहर हैं तो उनका एफर्ट ये होता है कि हम पावर में आए, और आने के बाद में इतना आसान नहीं होता है कि जो वो प्रोमिजेज करते हैं और जो घोषणाएं करते हैं उनको लागू करें। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है। लेकिन जैसा त्यागी सर ने बताया कि इमरान खान के लिए सेफ ये है कि वो बाहर चले जाएं, जैसे पहले शरीफ साहब गए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में इमरान खुद जाना चाहेंगे, या वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसको कंपेल करेगी कि वो बाहर जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो हो सकता है कि चुनाव करवाएं, और चुनाव के लिए बाहर का दबाव भी होगा, और अंदर भी जो वहां की पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो चाहते हैं कि चुनाव हो। वो इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान का आवाम है उसमें आज एंटी मिलिट्री एटीट्यूड भी है और एंटी जिहादी एटीट्यूड भी है। तो पाकिस्तान का आवाम जो पहले अब 20 साल 30 साल पहले था, उस तरह का जिहादी नहीं है। अगर पिछले चुनाव के हम स्टडी करें तो इस ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होगा, चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। क्योंकि फिर भी देखिए, दक्षिण एशिया में हम लोग हैं जो पढ़ाते हैं, हम 3 तरह के प्रजातंत्र मानते हैं। श्रीलंका एंड भारत का तो प्रतिस्पर्धात्मक है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का है वो संक्रमण काल से गुजर रहा है। अभी तक वहां प्रजातांत्रिक संस्थाएं या प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं इतनी मजबूत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया आती है तो पाकिस्तान के विभिन्न देशों से रिश्ते भी अच्छे होंगे, अमेरिका से भी अच्छे होंगे, और सेना की हालत भी कमजोर होगी, और हो सकता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां उन पे भी नियंत्रण रहे, उस पे भी लगाम लग पाए। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई में शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर इसके लिए तैयार होते हैं। चलिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल टीपी त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और करोड़ी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।